हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने करते हैं मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन से संबंधित जो मेन थ्योरी है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो हक्सले एंड हक्सले दो जैव भौतिकविज्ञ थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मेन क्या है? इसके अनुसार जो है मसल कंट्रैक्शन दो प्रकार के मायोफिलामेंट एक्टिन तथा मायोसिन की कोशिकाओं में उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये दो सेट के तंतु जो है ये मसल कंट्रैक्शन का सार्कोमियर इसमें कंट्रैक्ट होता है। सार्कोमियर के मेन दो कंपोनेंट हैं, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन की जो क्रिया है उनके द्वारा ही ये सार्कोमियर शॉर्ट होता है, परंतु एक्टिन और मायोसिन जो है इनमें इनकी लंबाई में कोई चेंज नहीं होता। ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के अंदर धंसते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है उसके अंदर क्रॉस ब्रिजेस का निर्माण होता है जो कि मायोसिन के लेटरल में या पार्श्व में लगे होते हैं। इन क्रॉस ब्रिजेस के गतिशील होने से ही एक्टिन व मायोसिन तंतु एक दूसरे में खिसकते हैं। तो जो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो है कि सार्कोमियर सार्कोमियर छोटा होता है। सार्कोमियर क्या चीज़ है कि दो जेड लाइन के बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो सार्कोमियर कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पेशिस जो मसल कंट्रैक्शन है उसमें जेड लाइन जो होती है या जेड डिस्क जो है वो जेड लाइन जो है वो निकट आ जाती है, सार्कोमियर छोटे हो जाते हैं। आई बैंड अथवा जो हल्की पट्टियां हैं तो छोटी हो जाती है, अथवा जो पूर्ण जब संकुचन होता है, कंप्लीट जो कंट्रैक्शन है, उसमें ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक्टिन तंतु मायोसिन के अंदर खिसक जाते हैं। ए बैंड अथवा जो गहरी पट्टियों की लंबाई जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ए बैंड की जो स्ट्रक्चर है, जो ए बैंड किससे बना होता है, ए बैंड की जो संरचना है वो एक्टिन व मायोसिन दोनों से होती है। पेशी संकुचन के समय जो है एच जोन धीरे धीरे छोटा होता है। छोटा होकर के संपूर्ण जब कंट्रैक्शन की स्थिति आती है तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि एच जोन केवल मायोसिन तंतुओं में ही होता है। एक्टिन के मायोसिन में सरकने से ये संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से जो क्रॉस ब्रिजेज हैं वो एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिजेज से जुड़ करके ये अंदर की ओर इनको एक दूसरे के अंदर खींचते हैं, जिससे कि सार्कोमियर छोटा हो जाता है और ये
कंट्रैक्शन की स्थिति आती है। जैसा कि इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि ये जो थिक फिलामेंट जो है वो रेड वाले दिखाए गए हैं और ब्लू जो है वो थिन फिलामेंट है। तो थिक और थिन फिलामेंट यानी जो ये आडी जो लाइनें हैं, ये जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के बीच सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर जो है वो छोटी हो करके यानी थिन फिलामेंट जो है वो दो थिक फिलामेंट के बीच में आ जाती है। तो इस तरह से ये मसल कंट्रैक्शन की क्रिया होती है। मसल कंट्रैक्शन की जो क्रिया है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस, तो मॉलिक्यूलर बेसिस इसका जो है उसकी जो व्याख्या थी वो डेविस ने की थी। इसके अनुसार मायोफिलामेंट की जो स्लाइडिंग थ्योरी है, स्लाइडिंग थ्योरी के अंदर जो कंट्रैक्शन की क्रिया होती है वो मायोसिन के ऊपर जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं उनके द्वारा होती है। इन जो क्रॉस ब्रिजेस से एक्टिन तथा मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे में सरकते हैं। इस प्रकार की जो गतिशीलता की प्रक्रिया जो है वो कैल्शियम आयन तथा एटीपी की मदद से पूरी होती है। इससे सार्कोमियर छोटी होकर के कंट्रैक्शन की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको अपने चार भागों में बांटा है कि पहला है डीपोलराइजेशन एंड कैल्शियम आयन रिलीज, दूसरा है एक्टिन एंड मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, तीसरा है स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट और चौथा सार्कोमियर शॉर्टनिंग। तो पहला स्टेप अपने लेते हैं इसका कि डीपोलराइजेशन एंड कैल्शियम आयन रिलीज, कि जब तंत्रिका का आवेग यानी इम्पल्स जो है तंत्रिका पेशी तंत्रिका और मसल जो आपस में जुड़ती है तो उस पर पहुंचता है, तब सिनेप्टिक नोड जो यानी जो नर्व एंडिंग जो होती है तो उनसे एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन होता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो मोटर एंड प्लेट पर स्थित अपने रिसेप्टर से जुड़ जाता है तथा सार्कोलेमा यानी जो मसल्स की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, उसको उत्तेजित करता है। इससे सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होता है, यानी जो सार्कोलेमा एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है वो उसका चार्ज जो है वो समाप्त हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। ये डीपोलराइजेशन जो है वो टी ट्यूबुल्स द्वारा पेशी के अंदर प्रवेश करता है और ये डीपोलराइजेशन टी ट्यूबुल्स के द्वारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच जाता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी इनमें भी डीपोलराइजेशन हो जाता है और इसके डीपोलराइजेशन होने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। तो कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। सार्कोप्लाज्म में आकर के ये मसल कंट्रैक्शन का इनिशिएशन करते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कि जब मायोसिन एक्टिन से जुड़ने के लिए एक्टिन पर स्थित कुछ बाइंडिंग साइट्स एक्टिव साइट्स होते हैं। एक्टिन पर मायोसिन और एक्टिन दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक्टिन पर कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं।
साधारण जो निष्क्रिय अवस्था में या एक जो विश्रांति अवस्था में जो है, ये जो साइट होते हैं इसके, ये ट्रोपोमाइसिन द्वारा ढके रहते हैं। इस प्रकार ट्रोपोमाइसिन जो है मायोसिन तथा एक्टिन के बंध बनाने की प्रक्रिया को रोकता है। तो कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में आता है। सार्कोप्लाज्म में ये सबसे पहले ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से जुड़ करके ट्रोपोनिन आई जो इनहिबिटर है ट्रोपोनिन, उसको समाप्त करता है। तो इस तरह से जब एक्टिव स्थल जो है वो इनहिबिटर से हट करके एक्टिव यानी बंधन जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो एक्टिन के जो सक्रिय बंधनकारी जो स्थल होते हैं, जो कि मुक्त होते ही मायोसिन अणु के क्रॉस ब्रिजेस के शीर्ष यानी उनके हेड के द्वारा एक्टिन अणु से 90 डिग्री के कोण की स्थिति पर जुड़ते हैं। यानी मायोसिन और एक्टिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनता है, जो कि क्रॉस ब्रिज एक 90 डिग्री के कोण पर उनसे मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ता है। तो 90 डिग्री के कोण से ये जुड़ते हैं। जैसे ही मायोसिन और एक्टिन के साथ उनके हेड में कुछ ये जुड़ते ही उनके हेड में जो है वो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ उनमें परिवर्तन आते हैं। तो इन के हेड में परिवर्तन होने से ये अपनी स्थिति बदलकर 45 डिग्री के कोण की स्थिति पर मुड़ जाते हैं तथा एक्टिन अणुओं को एच जोन की ओर खींचते हैं। एक्टिन अणुओं को एच जोन की ओर खींचते हैं। तो इस प्रक्रिया को पावर स्ट्रोक कहा जाता है। इसके बाद मायोसिन शीर्ष जो होता है एक्टिन अणु से अलग होकर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। प्रत्येक जो थिक फिलामेंट होता है उस पर लगभग 500 क्रॉस ब्रिजेज होते हैं तथा ये कंट्रैक्शन के दौरान 1 सेकंड में 5 बार इस चक्र को दोहराते हैं। तो ये क्रॉस ब्रिजेस का बताया गया है इसमें कि जो ये 1 नंबर है इसमें एटीपी मिलती है। एटीपी में इससे ये एक्टिन जो फिलामेंट है मायोसिन और एक्टिन जो आते हैं, तो इस तरह से ये क्रॉस ब्रिज 90 डिग्री पे ये क्रॉस ब्रिज इससे आकर के जुड़ जाता है। फिर ये अपनी स्थिति चेंज करता है, यानी 45 डिग्री के एंगल पे आ जाता है और 45 डिग्री के एंगल आने से ये एक्टिन को अंदर की ओर खींचता है। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो एटीपी का जो है मेन इसके अंदर रोल होता है कि जो एटीपी है वो इनमें मायोसिन और एक्टिन को जोड़ने में मेन भूमिका अदा करती है। तो पावर स्ट्रोक में एटीपी महत्वपूर्ण रहता है। एटीपी अणु के मायोसिन के शीर्ष पर जुड़ते ही वहाँ पर जो एटीपीएज इसे एडीपी व पीआई यानी फॉस्फोरस और एडीपी में तोड़ देता है। तो एडीपी और फॉस्फोरस इसके हेड पे ही रहते हैं
तथा एनर्जी जो है वो इस अणु के अंदर चली जाती है, मायोसिन के अंदर चली जाती है। तो मायोसिन जो हेड है वो एक्टिन के साथ 90 डिग्री के कोण पर बंध बनाता है। तो मायोसिन हेड के एक्टिन के साथ जुड़ते ही मायोसिन में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, का मोचन होता है और इससे उत्पन्न बल मायोसिन के हेड की स्थिति में परिवर्तन करता है, अर्थात वह 90 डिग्री के कोण से मोड़कर उसे 45 डिग्री के कोण पर ले जाते हैं। इसके बाद एटीपी का एक दूसरा अणु मायोसिन से जुड़ता है, जो मायोसिन शीर्ष व एक्टिन के बंधन को तोड़ता है। यानी जब एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ गए 90 डिग्री के कोण से, तो दूसरा जो एटीपी आता है वो इस बंधन को तोड़ता है, यानी उसको 45 डिग्री पर ले जाता है, तो वो अंदर की ओर आकर के वो उसको तोड़ देता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस तरह से मायोसिन फिलामेंट जो हेड होता है वो एक्टिन को अंदर की ओर खींच करके अंदर ले आता है। तो ये इसमें मायोसिन और एक्टिन को दिखाया गया है कि इसमें ये इसके एक्टिव स्थल जो ब्लू डॉट दिखाए गए हैं वो एक्टिन स्थल है। ये एक लंबे फिलामेंट के रूप में जो स्ट्रक्चर बताई गई है ये ट्रोपोमाइसिन है, और जो गोल मनके के रूप में जो है ये एक्टिन होते हैं। तो मायोसिन जो है एक्टिन से जुड़ते हैं क्रॉस ब्रिजेज के द्वारा। सार्कोमियर शॉर्टनिंग कि सार्कोमियर जो होते हैं उनमें उनकी लंबाई जो है, सार्कोमियर की लंबाई जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो फिलामेंट जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट वो अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये मसल कंट्रैक्शन की क्रिया होती है। इसके बाद रिलैक्सेशन आता है कि वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में कैसे आता है। तो जैसे ही नर्व स्टिमुलेशन समाप्त होते हैं तो सार्कोलेमम के अंदर रीपोलराइजेशन हो जाता है। रीपोलराइजेशन होने से कैल्शियम आयन जो है वो वापस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाते हैं और इनके जो एक्टिन के एक्टिव साइट है वहाँ पर ट्रोपोमाइसिन आ जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल स्थिति वापस रिलैक्सेशन की क्रिया आ जाती है। ये इसके द्वारा एक बताया गया है कि ये कैसे होती है प्रक्रिया, कि इसमें ये मोटर न्यूरॉन है, न्यूरॉन से ये इम्पल्स आती है, ये इनके द्वारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन इनसे देखिए कि ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स एसिटाइलकोलिन इनको एक्टिवेट करता है, तो ये कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ये एक्टिन को अंदर की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये सार्कोमियर कंट्रैक्शन, तो ये मसल कंट्रैक्शन है। थैंक्स।